हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के 8th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे और ये पहला सेशन है इसका, ठीक है। तो इमरजेंसी जो प्रोविज़न थे, मतलब आपातकालीन जो प्रावधान थे, बेसिकली किस पार्ट में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, कब इमरजेंसी लगती है, कौन लगाता है, किसकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कैसे इमरजेंसी रिवोक होती है मतलब हटाई जाती है, कब कब इमरजेंसी लगी थी, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए मतलब जो है जिनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जो इमरजेंसी होती है यानी आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं, इनको हमारे संविधान के भाग 18 में जो है वो दिया गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में इनका प्रावधान किया गया है। इनकी अगर ज़रूरत की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो होता क्या है कि अगर कोई वार लाइक सिचुएशन आ जाए, मतलब युद्ध की स्थिति आ जाए, जैसे 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो ये वॉर लाइक सिचुएशन जैसे अपने देश के सामने खड़ी हुई तो उस समय अपने देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को, इन सभी मतलब इस सब की सुरक्षा के लिए जो है इमरजेंसी जो है प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधानों को जो है वो हमारे संविधान में रखा गया था। बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हमारी उस समय देश की स्थिति जब हम लोग आज़ाद हुए तो बहुत ही ख़राब थी। तो इन सब सिचुएशंस से निपटने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। तो इसमें बेसिकली हम लोग कैसे निपटते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी अपनी अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है। दोनों अलग अलग जो है काम करती हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है मतलब आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो स्टेट की सारी पावर क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं और सेंटर क्या करता है, ओवरटेक कर लेता है। यानी सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती हैं। सारे डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिसीजंस नहीं लेती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर से, ठीक है, सडन इमरजेंसी लगते ही यूनिटरी स्ट्रक्चर में हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सारी पावर जो है ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। राज्य सरकार के नियंत्रण से सारी शक्तियां जो है वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था एक तरीके का इंट्रोडक्शन कि बेसिकली इमरजेंसी में होता क्या है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। याद रखिए पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में इमरजेंसी प्रावधानों के बारे में जो है वो बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली इमरजेंसी यानी आपातकाल की जो स्थिति होती है, ठीक है, वो कब कब जो है वो जनरेट हो सकती है, कब कब बन सकती है। तो सबसे पहला है यानी पहले टाइप की इमरजेंसी है वो ये है कि कोई युद्ध की स्थिति आ जाए या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिविलियन, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। क्या करती है पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एक तरीके का आर्म्ड रिविलियन हो गया। जैसे कि एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पर जो है सेना ने जो है क्या किया था, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। ठीक उसी तरीके से जैसे श्रीलंका में कई बार हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पर गवर्नमेंट से जो है पावर सेना छीन लेती है, ठीक है। एक लेटेस्ट एग्जांपल की अगर बात करोगे तो म्यांमार में आपको याद होगा, ठीक है। म्यांमार में अभी जो है किसका शासन है, कह सकते हैं कि वहाँ की जो सेना थी वो शासन कर रही है, वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो एक तरीके का आर्म्ड रिबेलियन हुआ। और दूसरा एक एग्जांपल आपको देते हैं, अफ़गानिस्तान में आप लोगों ने भी सुना होगा। तो अभी वहाँ पर जैसे अशरफ गनी ही शायद थे, तो वो वहाँ के जो लीडर थे वो उनका शासन चल रहा था, वो थे साथ शासन में। लेकिन अब वहाँ पर जो है आर्म्ड रिबेलियन हो गया, ठीक है। वहाँ पर जो अदर ग्रुप्स जो पनप रहे थे, कह सकते हैं आतंकवादी या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी वहाँ थे, तो उन्होंने जो है टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को।
तो ये एक तरीके का जो है आर्म्ड रिबेलियन होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो है उसको नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अगर युद्ध की वजह से या बाहरी कोई आक्रमण होता है या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाती है। और यह नियम के अंदर होता, ये जो अनुच्छेद होता है वो 352 के अंतर्गत जो है ये चीज़ लगती है। अगर ये 3 केस होते हैं तो इन तीनों को याद रख लीजिए। दूसरे तरीके की जो इमरजेंसी होती है उसमें क्या होता है कि अगर कोई राज्य वहाँ पर जो है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी जो है, मतलब जो वो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। ठीक है, इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है और यह होता है आर्टिकल 356 के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का यूज़ जो है वो कह सकते हैं नहीं किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं करता है। तीसरे टाइप की जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी, ये याद रखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अपने यहाँ इंडिया में 2 बार ऐसी सिचुएशन आई है और अच्छी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो, नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है यानी कि वो देश अब जो है ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 1991-1992 में चांस आया था लगने का, दोबारा चांस आया था 2007-2008 में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के आसार आ गए थे, लेकिन जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो संभाल लिया। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी का आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आज ही की न्यूज़ है, ठीक है, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, उन्होंने निर्देश दिया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है कि आप लोग जो है चाय की जगह सत्तू का यूज़ कीजिए। जो चने का पाउडर होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें मिला करके उसको पीजिए चाय की जगह पर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसा नहीं है चाय खरीदने के लिए फॉरेन जो है दूसरे देशों से बहुत सारा लॉस हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कम से कम $600 बिलियन जो है खर्चा करती है चाय खरीदने के लिए। ठीक है, बाहर से $600 बिलियन। ठीक है, अब इंडिया के साथ तो पिछले 3 सालों से ट्रेड हो नहीं रहा है। ठीक है, लगभग 3 सालों से इंडिया के साथ, 3-3.5 सालों से इंडिया का ट्रेड नहीं हो रहा है। तो क्योंकि इंडिया से जब खरीदती थी तो ये 600 बिलियन नहीं खर्चा करने पड़ते थे, $300 बिलियन में ही जो है वो चाय का जो है वो लोग इंपोर्ट कर लेते थे। तो क्योंकि अपने यहाँ से ट्रेड नहीं हो रहा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो है पेपर जो है पेपर नहीं वो लोग खरीद पा रहे हैं। अगर पेपर नहीं खरीदेंगे तो वहाँ बुक्स की प्रिंटिंग नहीं होगी, यानी नई किताबें नहीं बनेंगी, न्यूज़पेपर नहीं बनेंगे। तो ये रीज़न होता है। आईएमएफ भी है जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होने से आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतने इश्यूज़ आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने यहाँ पर एक बार भी नहीं लगी है। हाँ, यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा है, नेशनल इमरजेंसी भी लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी अपने यहाँ पर इंडिया में नहीं लगी हुई है। तो अब एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है वो लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है। और इसकी घोषणा कब होती है, कब डिक्लेयर किया जाता है कि जब जो है किसी भारत में या उसके किसी एक हिस्से में, ज़रूरी नहीं कि पूरे भारत पर ही आक्रमण हुआ हो। सपोज दैट जैसे कि 1962 में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पर हमला हुआ था ना। उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोला जाता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस करके था। ठीक है, तो जो है वहाँ उस समय जो है चाइना ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो एक पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि वो लोग बंगाल तक आ गए थे, असम तक आए थे,
ठीक है। उड़ीसा तक आ गए थे चाइना के लोग, चाइना के सोल्जर, ठीक है, वो तो नहीं आए थे, लेकिन एक पार्ट में जो है लगा हुआ था, मतलब एक पार्ट में जो है क्योंकि अटैक हुआ था तो इमरजेंसी लगी। उसके बाद जो है कोई बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, खतरा होता है, तो जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब याद रखिए कि या फिर आक्रमण हो गया हो, ठीक है, या फिर अगर कोई खतरे की भी बात हो, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई खतरा जो है तो उस पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अलग अलग उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, ठीक है, अलग अलग प्रोक्लेमेशन जो होते हैं ना, उनको भी आदेश जो हैं वो जारी कर सकता है, चाहे उसके पहले कोई आदेश जारी किया गया हो या फिर नहीं, ठीक है, या फिर कोई उद्घोषणा जो है वो चल रही थी। और इस चीज़ को जो है 1975 में 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था कि अगर एक ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दूसरा ऑर्डर भी जारी कर सकता है। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट से, कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है अदर जो मिनिस्टर होते हैं उसको कैबिनेट बोलते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपातकाल की जो घोषणा होगी वो केवल कैबिनेट की सहमति से ही की जा सकती है, ना कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह से। यह बात इसलिए ऐड की गई क्योंकि 1975 में जो लगा था, इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कैबिनेट की मतलब अपने मंत्रियों की सलाह नहीं ली थी और जस्ट कह सकते हैं एक ईगो में आ करके जो है राष्ट्रपति से नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए उनसे परमिशन ले ली थी। कहा जाता है कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो मतलब नहा रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, तो जो है उन्होंने, इंदिरा गांधी जी वहाँ गई और उन्होंने जो है नहाते हुए उनसे साइन जो है वो बाथ टब में कह सकते लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे ही उनसे साइन करवा लिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले ऐसा होता था, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, और उसमें ये ऐड कर दिया गया कि जो भी इमरजेंसी लगेगी उसमें कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता होगी। और जो ये कैबिनेट सहमति देगी, ऐसा नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से दे दिया कि 50% लोगों ने कह दिया और इमरजेंसी लग गई। स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है, आगे पढ़ेंगे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो कहना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी, यानी कि 2/3 जो है लोग जो हैं वो जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो ये था कि कैसे कैसे इमरजेंसी बेसिकली लगती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसदीय अनुमोदन और उसकी जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, वो उसकी अवधि क्या होती है, उसका अप्रूवल कौन करता है। तो आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा, याद रखिए, लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी, इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर अप्रूवल जो है वो ज़रूर किया जाना चाहिए, ठीक है। पहले ये समय 1 महीने का नहीं था, पहले ये समय 2 महीने का था, ठीक है। फिर 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, तो इसको कम करके 1 महीने जो है वो कर दिया गया था कि जो है अगर लग गई है इमरजेंसी तो विदिन 1 मंथ जो है वो अप्रूवल हो जाना चाहिए। अगर कह सकते हैं कि यदि आपातकाल जिस समय लगाया गया, ठीक है, और अगर लोकसभा भंग कर दी गई है, डिसॉल्यूशन हो गया है लोकसभा का, तो जो नई लोकसभा बनेगी, ठीक है, उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, यानी अप्रूवल की तब भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, अप्रूवल दे दिया जाता है तो आपातकाल जो है वो 6 महीने तक जारी रहेगा, और इसे जो है हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर एक बार संसद ने अप्रूवल दे दिया तो इमरजेंसी 6 मंथ की क्या हो जाती है, लग जाती है। अगर इसी इमरजेंसी को 6 मंथ से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, तो फिर से जो है लोकसभा और राज्यसभा से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा।
याद रखिए, समय समय पर ये जो बार बार अप्रूवल लेने वाला जो सिस्टम है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले कंटिन्यू चलती रहती थी। इसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ उसके द्वारा जोड़ दिया गया था कि ऐसा बार बार करना पड़ेगा। आपातकाल की उद्घोषणा या उसको जारी रखने का अनुमोदन यानी अप्रूवल करने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये विशेष बहुमत से ही पारित किया जाना चाहिए। इसे भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो शामिल किया गया था। इसके पहले साधारण बहुमत से यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ही पारित कर दिया जाता था। तो ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान में संशोधन हुआ था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और नेशनल इमरजेंसी को ले करके यानी कि मतलब आपातकालीन प्रावधान को ले करके बहुत सारे नियम कानूनों को इस एक्ट में जोड़ा गया था। अब देखेंगे कि अगर इमरजेंसी लग गई है तो उसको कैसे रिवोक किया जाता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय जो है वो की जा सकती है और निरस्त करने के लिए किसी मतलब कि संसद की मतलब लोकसभा या राज्यसभा के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति कभी भी उसको जो है उसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, उसको निरसन कर सकता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा जो है अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं हटाना चाहता है तो अगर लोकसभा के लोग जो है और राज्यसभा के लोग अगर मिल करके एक डिसअप्रूवल जो है पेश करते हैं तब भी राष्ट्रपति को जो है इमरजेंसी उसको वो हटानी पड़ेगी। तो आज के इस पहले पार्ट में हम लोगों ने जो है वो मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न में नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अदर जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, क्योंकि ये सेशन लंबा हो जाता है इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।